हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी सपरिवार अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। ठीक है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ठीक, तो हम देखेंगे आज पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ठीक है, उस पे चलने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे जीव की। सबसे पहले हम बात करेंगे जीव में किन प्रकार के जीव होते हैं। तो आप जान लीजिए कि दो प्रकार के जीव होते हैं। एक होते हैं स्वपोषी, एक होते हैं स्वपोषी एवं दूसरे होते हैं परपोषी। क्या कहलाते हैं? परपोषी। स्वपोषी वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और परपोषी वे जीव होते हैं जो किसी दूसरे पर आधारित होते हैं। ठीक है, जैसे स्वपोषी में आप क्या ले सकते हैं? पेड़, पौधे, ठीक है, ये सब आप ले सकते हैं जो स्वपोषी होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, परंतु अब परपोषी में विभिन्न जीवों को लिया जा सकता है। इसमें मुख्य आप ले सकते हैं जैसे मैन आदमी भी क्या है? परपोषी है। कैसे? क्योंकि वो भी किसी दूसरे खनिज संपदा पर आधारित होता है, वह स्वयं उसका निर्माण नहीं करता है। ठीक है, हालांकि कृषक तो करते हैं, बट वो जो नहीं करते हैं वो लोग मतलब किसी न किसी तरह से वे दूसरे पर आधारित होते ही हैं, क्योंकि वे सारी चीज़ें स्वयं से निर्मित नहीं करते हैं। किसी अनिर्मित भी करेंगे तो वो स्वयं नहीं बनाते हैं, उनकी में ये क्षमता नहीं होती है। प्रकृति की में ये क्षमता होती है कि उस चीज़ को उत्पन्न कराती है, जैसे अनाज। ठीक है, तो हम स्वपोषी और परपोषी के विषय में अच्छे से गहन अध्ययन करेंगे। तो आप समझिए, स्वपोषी को इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉफिक, और परपोषी को कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, इसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, इसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक, इससे परपोषी को बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक। ठीक, तो ये बात आप याद रखेंगे, इंग्लिश में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, नाम को याद रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ, जो है परपोषी। ठीक है, जो है परपोषी। अब इसमें जो है हम चार तरह के जीवों का अध्ययन करेंगे, जो कि चार भागों में, यानी इसको हम चार भाग में विभाजित कर सकते हैं, ये आप समझिए। ठीक है, वो चार भाग कौन है? पहला है सहजीविता। पहला कौन है? सहजीविता। ठीक है, ये हो जाएगा सहजीविता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिम्बायोसिस। क्या बोलेंगे? सिम्बायोसिस बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा है आपका सहभोगिता। क्या है? सहभोगिता। कोई कोई इसे सहभोजिता भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा सहभोगिता। ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं कमेन कमेंसुअलिज्म बोलते हैं, कमेंसुअलिज्म। ठीक है, सहभोगिता को बोलते हैं। ठीक, तो ये दो हो गए। तीसरा है परजीविता। तीसरा है परजीविता। तीसरा है परजीविता। ठीक, परजीविता को बोलते हैं पैरासिटिज्म। क्या बोलते हैं? पैरासिटिज्म इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में इसको। और लास्ट है आपका मृतोपजीविता। मृतोपजीविता। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये चारों तरह से हमने परपोषी को विभाजित किया। अब कहेंगे मृतोप जीविता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो बोलते हैं इसे सैप्रोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं? सैप्रोट्रॉफिक, ये बोलते हैं मृतोपजीविता को। अब हम एक एक को लेके इसका अध्ययन करेंगे, देखिए क्या होता है। पहला है सहजीविता। ठीक है, पहला है सहजीविता। ठीक है,
इसके विषय में आप जान लीजिए। सबसे पहले ये क्या है, तो हम इसको दर्शा सकते हैं, इसमें वे जीव आते हैं जो किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, वे किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, लेकिन उससे दोनों जीवों को लाभ होता है, उससे दोनों जीवों को लाभ होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब भैंस चरती है या कुछ भी करती रहती है, तो उसके ऊपर कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो परभक्षी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, भैंस के ऊपर जो जू होता है, जू, उसे आके वे लोग खाते हैं, पक्षी खाते हैं। अब सोचिए, जो पक्षी उस आके भैंस पर का जीव खा रहा है, इससे क्या हो रहा है, इस पक्षी का भी तो पेट भर रहा है, परंतु इस जो भैंस थी उन परजीवियों से क्या हो रहा है, बच रहा है। मतलब जो इसके खून को वो जू चूस रहे थे, उसको अब नहीं चूसेंगे। यानी दोनों को जहां प्रॉफिट होता है उसे कहते हैं सहजीविता कहते हैं। क्या कहते हैं, सहजीविता। दोनों को लाभ जहां हो, ऐसे दो जीव जिनको दोनों को बराबर लाभ हो, तो वे कहलाते हैं सहजीविता। ठीक है, जानवर के ऊपर जो कीड़े खाने वाले जीव होते हैं, तो वो और वो जानवर जिसके ऊपर के खाते हैं, तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, सहजीविता। अब दूसरा है, आप देखे होंगे, सहभोगिता। क्या है, सहभोजिता, जीता ही लिख लीजिए, सहभोजिता। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक जीव जो होता है उसे लाभ होता है, दूसरे को लाभ और हानि दोनों नहीं होता है। तो ऐसा कैसे होता है, आप लोगों ने देखा होगा, वृक्षों पर एक अलग टाइप का, जैसे आप बंडा बोलते हैं, बंडा गांव की भाषा में उसे बंडा बोलते हैं। पेड़ों पे देखे होंगे, नीम के पेड़ पे, आम के पेड़ पे बंडा उग जाता है। ठीक है, तो वो जो बंडा उगता है, उससे जो होता है, वृक्ष को कोई हानि नहीं होती है, वृक्ष को कोई हानि नहीं होती है, और वो बंडा भी अपना जो भोजन है आसानी से बना पाता है। ठीक है ना, इससे क्या हुआ कि वृक्ष को हानि नहीं हुई, ना तो लाभ ना तो हानि, लेकिन जो बंडा है उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, क्योंकि इस वृक्ष से उसे जल जो है मिल पा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि वृक्ष जब खींचता है तो उससे जल प्राप्त ये कर लेता है, वृक्ष को भी हानि नहीं हुई, उसको भी हानि नहीं हुई। ठीक है, तो इस प्रकार के जो पौधे होते हैं उसमें मुख्य होता है प्रीफाइटिक पौधा। ठीक है, प्रीफाइटिक पौधा जो होता है, वो पौधा वृक्षों पर उगता है। ठीक है, जिसे हम लोग गंडा बंडा बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, तो ऐसे। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट जो है हमारा, वो है परजीविता। क्या है, परजीविता, परजीविता। ठीक है, ये क्या है, परजीविता में एक को लाभ होता है, दूसरे को हानि होती है, एक को लाभ होता है, दूसरे को हानि। जैसे भैंस को ही ले लेते हैं, जैसे भैंस है, तो भैंस के ऊपर जो जू होगा, उसे तो भैंस से ब्लड प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, जू जो है भैंस का खून चूस ले रहा है, तो भैंस को यहाँ क्या हुई, हानि हुई। क्या हुई, हानि। और लाभ किसको हुआ, जू को। किसको लाभ हुआ, जू को। यानी जू क्या है, परजीवी है। जू क्या है, परजीवी है। ठीक है, बात एकदम अच्छे समझ में आ गई होगी, तो आगे चलता हूं। अगला है मृतोपजीविता, लास्ट है मृतोपजीविता, मृतोपजीविता। ठीक है, अब इसके बारे में आप ध्यान दीजिए, ये क्या होता है। आप देखिए, यहां लिखा है मृतोप, यानी मृत, मरे हुए जीवों को खाने वाले जीव जो हो, उनको तो लाभ हो रहा है, लेकिन जो मर चुका जीव है उसको न तो लाभ न हानि, कुछ नहीं, बस शून्य। यानी वो क्या हो गया, उसे कुछ मिल ही नहीं रहा है, इसके लिए आप कुछ मत दर्शाइए, न लाभ न हानि। ठीक है, तो लाभ किसको हो रहा है, केवल उस जीव को जो मरे हुए प्राणी को ग्रहण करता है। जैसे गिद्ध हो गया, कौवा हो गया, जीवाणु, कवक, जीवाणु हो गया, कवक नहीं, सॉरी,
ठीक है, तो ऐसे जीव जो होते हैं उन्हें लाभ होता है, किससे? मृतोपजीविता जीव में वे जीव आते हैं। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं खाद्य श्रृंखला की तरफ। देखिए आज का जो टॉपिक है उसमें आप लोग महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, खाद्य श्रृंखला। ठीक है, तो ये आप देखेंगे, इसमें क्या है कि आप देखेंगे कि एक उत्पाद होगा, उपभोक्ता होगा, उपभोक्ता भाई, उपभोक्ता और अपघटक होगा। क्या होगा? अपघटक। ये तीन बातें आपको देखने को मिलेंगी। उत्पाद में क्या होगा? घास, पेड़, पौधे, ये सब उत्पाद हो जाएंगे। ठीक, अब उपभोक्ता जो होगा वो क्या होगा? उत्पाद तो ये हो गया, अब उपभोक्ता क्या होगा वो ध्यान दीजिएगा। उपभोक्ता तीन तरह का होता है। पहला शाकाहारी, शाकाहारी। दूसरा सर्वाहारी, सर्वाहारी। और तीसरा मांसाहारी। ठीक है, इस तरह से उपभोक्ता तीन भाग में विभाजित है। कितने भागों में? तीन भागों में विभाजित है उपभोक्ता। ठीक है, अब देखिए शाकाहारी में जैसे आप खरगोश को ले सकते हैं, बकरी को ले सकते हैं, भेड़ को ले सकते हैं, ये सब प्राणी जो है वो शाकाहारी हैं। और सर्वाहारी प्राणी में आप मुख्य रूप से मनुष्य को रखिए। किसको रखिए? मनुष्य को। ठीक है, अब मांसाहारी में आप जानते हैं कि मांसाहारी में ढेर सारे प्राणी होते हैं, तो जो टॉप कंज्यूमर है, टॉप उपभोक्ता है, शेर, उसको लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि उपभोक्ता जो है तीन भागों में विभाजित है, और शाकाहारी, सर्वाहारी और मांसाहारी भाग। अब आते हैं अपघटक की ओर। अपघटक क्या होता है? अपघटक में ऐसे जीव आते हैं जो मृत प्राणी को क्या करते हैं? शोधित कर देते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जैसे कि कोई मृत प्राणी पड़ा हुआ है, वैसे सड़गल महक रहा है, तो उनको खाने वाले जो जीव हैं क्या करते हैं? उसको अपघटित करते हैं। क्या करते हैं? अपघटित करते हैं, मतलब खा के उसे सीधे बीट कर देते हैं, जो कि मिट्टी में मिल जाता है। ठीक, जिससे कि कोई पॉल्यूशन, प्रदूषण नहीं होता है, और ये कहलाता है अपघटक। ठीक है, और अपघटक के मुख्य जीव जो हैं वो हैं चील, गिद्ध, कौआ। ठीक है, तो ये सब जो जीव हैं ये सब जो जीव हैं उनमें जो है अपघटक करने की क्षमता होती है। ठीक है, एक टांडा होता है, जीवाणु होते हैं, दीमक होते हैं, ये सब भी अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड के विषय में। किसके विषय में? पारिस्थितिकी पिरामिड के विषय में। चलिए अब देखिए, आप लोग पारिस्थितिकी पिरामिड सब लोग जानता होगा कि पारिस्थितिकी पिरामिड कैसा होता है। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि स्थल और सागर और मरुस्थल, सागर और मरुस्थल है। ठीक है, ये एक बात है, ये अलग बात है। ठीक है, स्थल का अपना अलग होता है और सागर मरुस्थल का अपना अलग होता है। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे एक एक टॉपिक पे अलग अलग से। ठीक है, देखिए आप लोग, चलिए चलते हैं मेन टॉपिक पे। आ जाइए, देखिए लिखा है टॉपिक पारिस्थितिकी पिरामिड। ठीक, तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है कि सबसे ऊपर है तृतीय उपभोक्ता और सबसे नीचे है उत्पादक।
उत्पादक में आप लोग देख रहे होंगे कि क्या है, घास, पेड़ पौधे, वृक्ष सब कुछ आ जाएंगे। और प्रथम उपभोक्ता में आप वे जीव लेंगे जो शाकाहारी हैं, ठीक है। और द्वितीय उपभोक्ता में उन प्राणियों को लेंगे जो उन शाकाहारियों को खाते हैं। और तृतीय में उनको लेंगे जो उन मांसाहारियों को भी खाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग टॉपिक पे अपने। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च पोषण स्तरों में प्रजातियों की संख्या से सकल बायोमास तथा ऊर्जा की सुलभता एवं प्राप्यता में इस तरह से यहाँ है ह्रास होता है कि उनका आकार पिरामिड जैसा हो जाता है, ठीक है। इसे पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। और ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला संख्या पिरामिड, दूसरा है बायोमास यानी जैव भार पिरामिड, यानी जैव भार पिरामिड यानी जैव भार पिरामिड, और लास्ट है ऊर्जा पिरामिड, ठीक है। तो इन तीनों को मोस्टली हम लोग देखेंगे आगे। चलिए चलते हैं सबसे पहले संख्या पिरामिड पे, ठीक है। तो संख्या पिरामिड में देखेंगे क्या, इसमें प्राथमिक उत्पादकों और विभिन्न स्तरों के उपभोक्ताओं की संख्या के बीच का संबंध दर्शाया जाता है, बिल्कुल दर्शाया जाता है, ठीक है। संख्या पिरामिड सीधा व उल्टा दोनों प्रकार का हो सकता है, ठीक है। तो कंडीशन होता है कि कब सीधा और कब उल्टा होगा, तो वो बात अभी आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए बात आती है कि सीधा कब बनता है, ठीक है। सीधा संख्या पिरामिड कब होता है? इस पिरामिड में बढ़ते पोषण स्तर के साथ जीवों की संख्या, देखिए जैसा कि इसका नाम ही है संख्या पिरामिड, तो जीवों की संख्या के आधार पर तय किया जाता है कि संख्या पिरामिड कैसा बनेगा, ठीक है। अत्यधिक कमी हो जाती है, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते चले जाते हैं तो संख्या में क्या होती है, गिरावट आती है। संख्या पिरामिड के इस प्रकार में पिरामिड आधार पर अत्यधिक चौड़ा होता है, मतलब आधार जो होता है इसका वो अत्यधिक चौड़ा होता है और शीर्ष अत्यधिक नुकीला हो जाता है। घास के मैदान व तालाब में इस प्रकार का पिरामिड देखा जा सकता है। अब घास का मैदान जो होगा और तालाब का, ठीक है, वो दोनों जो होगा संख्या वाले में, देखिए संख्या पिरामिड में घास और तालाब दोनों का हमेशा सीधा पिरामिड बनता है, ठीक है। कैसे बनता है दिखाते हैं आप लोगों को, समझिएगा। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि कैसे बनता है। अब देखिए तालाब का कैसे बनेगा, आप लोगों को समझाते हैं। जैसे ये पिरामिड है, लीजिए इसे हम 3 भागों में इस तरह विभाजित कर दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि नीचे जल में क्या होगा, तालाब में शैवाल होगा, और शैवाल को खाने वाली जो होंगी छोटी मछलियां होंगी। कौन होंगी? छोटी मछलियां। और छोटी मछलियों को खाने वाली बड़ी मछलियां होंगी। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये संख्या पिरामिड है। क्या है? संख्या पिरामिड। तो जो शैवाल है वो मछलियों की संख्या से कहीं अधिक होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। उससे कम होगा छोटी मछली, उससे कम होंगी बड़ी मछली, ठीक है। तो यानी ऊपर बढ़ने पर इनके संख्या में क्या होती है? गिरावट होती है। इनके संख्या में क्या होती है? गिरावट होती है, जिसे हम तालाब का पिरामिड और भी संख्या पिरामिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका तालाब का पिरामिड। अब घास का पिरामिड कैसे होगा वो समझिए। अब घास का पिरामिड भी बिल्कुल सीधा ही बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा ही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि घास जो होगा वो जीवों की अपेक्षा तो अधिक ही होगा ना, उससे कम होगा। जो कीट पतंगे खरगोश होंगे उससे कम होंगे, जो उससे भी कम होंगे, जैसे कि ऊपर वाले जीव जैसे लोमड़ी हो गई, भेड़िया हो गया, शेर हो गया, बाघ हो गया, ये सब उससे भी कम होंगे। तो यानी सबसे टॉप पे कौन होगा? जो सबसे कम है वो सबसे टॉप पे, जो मिडिल में होगा वो उसकी मीडियम संख्या होगी, मतलब मध्य संख्या होगी, घास से कम और टॉप कंज्यूमर से कम, ठीक है ना। इस तरह से आप समझ लीजिए कि इसका पिरामिड बनता है। अब उल्टा कब बनता है वो भी बात आती है कि उल्टा कब बनता है। ध्यान से समझिए। इस पिरामिड में प्रत्येक पोषण स्तर पर संख्या में वृद्धि होती जाती है। अब लीजिए, अब पोषण स्तर में वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार का पारिस्थितिकीय
पिरामिड वनों में पाया जाता है। किस प्रकार में पाया जाता है? वनों में जो वन पिरामिड होता है, वन का संख्या पिरामिड जो बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है। वन का संख्या पिरामिड जो बनता है कैसा बनता है? उल्टा। उल्टा कैसे बनेगा? अब समझाता हूँ। उल्टा इस तरह से बनता है। कैसे बनता है? इस तरह से बनता है, उल्टा। अब समझिए, इसमें क्या होता है कि सबसे निचले भाग में क्या होता है? वन। क्या होता है? वन होता है। उसके बाद चिड़ियां होती हैं। चिड़ियों के बाद परजीवी होते हैं। कौन होते हैं? परजीवी। कौन होते हैं? परजीवी। ठीक। तो इस तरह से इनकी जो संख्या होती है वो बढ़ते चली जाती है ऊपर की तरफ। ठीक है, जिसकी वजह से इसका पिरामिड जो होता है, पेड़ का संख्या पिरामिड या वन का संख्या पिरामिड जो होता है वो बढ़ता हुआ ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए अगला है बायोमास पिरामिड यानी जैव भार पिरामिड। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल के सभी पोषण स्तरों पर भंडारित समस्त जीवों के सकल भार को प्रदर्शन तथा अध्ययन के लिए बायोमास पिरामिड का प्रयोग किया जाता है। मतलब जीवों के जैव भार के अध्ययन के लिए बायोमास पिरामिड का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत संख्या के स्थान पर उनके सकल भार को सम्मिलित किया जाता है। उनका जो सकल भार होता है, ग्रॉस वेट होता है, उसको प्रदर्शित किया जाता है। बायोमास पिरामिड को निर्धारित करने के लिए प्रायः प्रत्येक पोषण स्तर पर मौजूद समस्त जीवों को एकत्रित कर उनके शुष्क भार का मापन किया जाता है। अब आगे देखिए, इस विधि द्वारा जीवों के आकार के अंतर की समस्या दूर हो जाती है क्योंकि इसमें पोषण स्तर के सभी प्रकार के जीवों का मापन किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ध्यान समझिएगा आप सभी लोग। बायोमास पिरामिड। अब बायोमास पिरामिड आप देख रहे हैं कि ये जो पिरामिड है वो किस तरह का पिरामिड दिख रहा है। तो सबसे नीचे आप देख रहे हैं उत्पादक। क्या देख रहे हैं? उत्पादक। अगर उत्पादक 1000 केजी है, अगर उत्पादक 1000 केजी है तो उसे खाने वाले जो जीव होंगे वो कितने होंगे? 100 केजी होंगे। और इन शाकाहारियों को खाने वाले जीव जो होंगे वो 10 केजी होंगे। कितने होंगे? 10 केजी। और इन प्रथम मांस भक्षियों को खाने वाले जो शीर्ष मांस भक्षी होंगे उनकी संख्या कितनी होगी? तब उनका भार कितना होगा? 1 केजी ही भार होगा। ठीक है ना। इस तरह से ये जीव भार पिरामिड बनता है। ठीक है ना। जीव भार पिरामिड समझ में आ गया। तो जीव भार पिरामिड ये कैसा हो गया? वन पारितंत्र का हो गया। वो कैसा हो गया? वन पारितंत्र का। अब समुद्र पारितंत्र का जो होगा वो कैसा होगा वो देखिए। समुद्र पारितंत्र जो होता है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है। वन का सीधा होता है यानी जंगल का, और जो समुद्र का होता है वो हमेशा उल्टा होता है। किसमें उल्टा होता है? जैव भार पिरामिड में। किसमें? जैव भार पिरामिड में। संख्या पिरामिड में तालाब का सीधा होता है भाई, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जैव भार में क्या होता है? वही तालाब क्या हो जाएगा? समुद्र या तालाब उल्टा हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं कि फिगर में जो दर्शाया गया है इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि मांसभक्षी जो जीव हैं सबसे ऊपर है। मांसभक्षी जो जीव हैं सबसे ऊपर है, जिसमें आपको व्हेल, शार्क वगैरह मिल जाएंगी। और जो शाकाहारी मछलियां हैं वो इसके नीचे आ जाएंगी, और इसके जो नीचे आएंगी वो छोटी मछलियां आएंगी। ठीक है, जो प्रोडक्शन का काम कर रही हैं। छोटी मछलियां, शैवाल वगैरह, ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। अब लास्ट है आपका ऊर्जा पिरामिड। ठीक है, इसे ध्यान समझिएगा। ऊर्जा पिरामिड अत्यंत महत्वपूर्ण है पिरामिड से। ठीक है। किसी पारितंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने के लिए ऊर्जा पिरामिड ही सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन होता है, क्योंकि इसमें व्यष्टियों के आधार और जैव
संहति यानी बायोमास की विभिन्नताओं पर जरूरत से ज्यादा महत्व देकर उसे विकृत नहीं किया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम, देखिए ये हमारा टॉपिक है ऊर्जा पिरामिड का। अब ऊर्जा पिरामिड में आप देखेंगे कि इसमें अगर जो प्राथमिक उत्पादक है उसके पास अगर 100% एनर्जी होगी, अगर 100% एनर्जी होगी तो उससे प्राथमिक उपभोक्ता में केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगी। कितनी? 10%। अब जो अगला होगा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता होगा, उस 10 का 10% यानी 1% ही उसमें ऊर्जा हस्तांतरित होगी। अब अगले में जो होगा उससे ऊपर वाले में 1 का 10% जो होगा 0.1% होगा, और शीर्ष परभक्षी जो होगा यानी शीर्ष परभक्षी जो होगा उसमें जो होगा 0.01% ही ऊर्जा स्थानांतरित होगी। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति हैं ऊर्जा पिरामिड में लिंडमान नियम, जो कि ऊर्जा के अपघटकों को उन्होंने दर्शाया है। ठीक है, इसमें 10% वाला नियम को उन्होंने दिया है। लेकिन यही अगर दोस्तों कीटनाशक वाला होता कि कोई जीव अगर कीटनाशक दवा खा लेता है तो उसमें कितना ऊर्जा हस्तांतरित होता है, तो वहाँ 10% नहीं होता है दोस्तों, वहाँ 90% होता है। कितना होता है? 90% होता है। ठीक है ना, तो इस बात को याद रखिएगा। अगर कोई जीव कीटनाशक खा के मर जाता है तो उसको खाने वाले व्यक्ति के बॉडी में जो ट्रांसफर होगा वो 90% ट्रांसफर होगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगला एक प्रश्न है कि पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? तो वो व्यक्ति थे चार्ल्स एल्टन। कौन थे? चार्ल्स एल्टन नामक व्यक्ति के दिमाग में सर्वप्रथम इस पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार आया था, जो कि 1927 में इसको प्रदर्शित उन्होंने किया था। ठीक है, इसीलिए पारिस्थितिकी पिरामिड को एल्टन पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है, या एल्टोनियन या एल्टन पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है, अब देखिए 10% ऊर्जा नियम मैंने अभी आप लोगों को बता ही दिया, सेम चीज यहीं पे दर्शाया गया है जो आप देख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं? आप सभी को पता है, जैविक और अजैविक। वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा पौधों के रूप में आकार का अध्ययन करती है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, भोपाल त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? तो आपका उत्तर होगा मेथाइल आइसोसाइनाइड की बदौलत। ठीक है, आप लोग इसका ईयर कमेंट करके बताइए कि किस ईयर ये भोपाल त्रासदी हुई थी। ठीक है, क्योंकि वो भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करती है O3 परत को पतला करके। क्या करती है? O3 परत को पतला करके प्रदर्शित करती है, पैदा करती है। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है जल जीवशाला द्वारा। जल जीवशाला द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र बायोम धुआं पैदा होने का क्या कारण है? तो गैसों में ठोस का परीक्षण। गैसों में ठोस का परीक्षण। ग्रीन हाउस गैसों को मॉनिटर करने के लिए विश्व का पहला उपग्रह किस देश द्वारा छोड़ा गया है? तो उत्तर है जापान द्वारा। किसके द्वारा? जापान के द्वारा उसे छोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, OTEC का पूरा नाम क्या है? ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? मुख्य रूप से सूर्य है, सभी को पता होना चाहिए। किस चीज को अधिक खाने से केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? तो वनस्पति उत्पादों को। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक क्या है? पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं। झील में उष्मा की अत्यधिक मात्रा के संयोजन को क्या कहते हैं? ताप प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? ताप प्रदूषण। आगे बढ़ते हैं, जैव मंडल में प्राप्त और ऐसे स्रोत कौन से हैं जिनमें जीवन होता है? तो आपका उत्तर होगा जैविक स्रोत।
ठीक है, जैविक स्रोत। पेयजल में कोलीफॉर्म गणना क्या ज्ञात करने के लिए की जाती है? तो मल संदूषण ज्ञात करने के लिए किया जाता है। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो आपका उत्तर होगा पादप होते हैं। कौन होते हैं? पादप। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? सभी को पता होगा, बेंगलुरु में स्थित है। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है किस पर? उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। गुड, उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर निर्भर होता है। अब बात करेंगे पारिस्थितिकी अनुक्रमण के कारण ग्रासलैंड के घास के स्थान पर वृक्ष नहीं लगाए जाते हैं, क्यों? सीमित जल तथा अग्नि का होना, जिसके कारण वहां पे नहीं लगाया जाता है। ठीक। जैव विविधता किस रूप में भी जाना जाता है? तो आपका उत्तर होगा पारिस्थितिकी तंत्र विविधता के रूप में। जैव विविधता किस रूप में जाना जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र विविधता के रूप में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप लोग देख रहे होंगे जैव मात्रा का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है। लीजिए, जैव मात्रा यानी जैव भार पिरामिड। कैसा पिरामिड? जैव भार पिरामिड में पारिस्थितिकी तंत्र उल्टा होता है। किस पिरामिड का? तो आप सभी को पता होगा, तालाब का। ठीक है, अभी मैंने बताया। PM2.5 दर्शाने वाली वायु गुणवत्ता अधिक खतरनाक होती है, क्यों? वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए। किसके लिए होती है? तो वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए ये अत्यधिक खतरनाक होती है। वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण शरीरांगों को क्षति पहुंचाती है, उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है? तो आपका उत्तर होगा PM के रूप में 2.5। ठीक है, वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं? तो ट्रिपल पी जो 3 शब्द पूछा जाता है वे हैं पॉपुलेशन, पॉवर्टी, पॉल्यूशन। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण या यौगिक कारक कौन है? तो हरे पौधे हैं। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कारक। सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी कौन सा है? महासागरों का सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जलीय जीवों को जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर क्या होता है? तो आपका उत्तर होगा 4 से 6 ग्राम प्रति 6 लीटर में होता है। ठीक है, मिलीग्राम। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है किसको? जल जीवशाला द्वारा। किसके द्वारा? जल जीवशाला द्वारा निरूपित किया जाता है। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो आप सभी को उत्तर होगा अम्लीय वर्षा के कारण स्टोन कैंसर होता है। उदाहरण स्वरूप ताजमहल का रंग बदरंग जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? अम्लीय वर्षा के कारण। और मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? SO2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भूजल पर जल का बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें क्या कम होता है? आर्सेनिक कम होता है। भूजल जो होता है उसमें आर्सेनिक की मात्रा कम होती है क्योंकि वो छन के पानी सतह में पहुंचा होता है। प्राणियों और पादप का उनके परिवेश से संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। धूम कोहरा उन स्थानों पर एक आम प्रदूषक होता है जहां वायु में अत्यधिक SO2 की मात्रा होती है। इसी के कारण अम्लीय वर्षा भी होती है, सभी को पता है। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये देखिए कितनी बार प्रश्न आ चुका है, बीच में मिस्टेक से टाइप हो चुका है जिसकी वजह से बार बार आ रहा है, पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में। अगला क्वेश्चन है, प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो आपका उत्तर होगा इथोलॉजी। क्या होगा? इथोलॉजी। खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर क्या है? तो उत्पादक। सबसे निचला स्तर क्या होता है? उत्पादक। अभी बताया गया था। संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग से दर्शाया जाता है रेड डाटा बुक में? तो रेड कलर से, और जो विलुप्त होने वाले जीव हैं उनको पिंक कलर से दर्शाया जाता है। ठीक है, और ये सूची कौन जारी करती है?
आप जरा कमेंट करके बताइए। तो मेरे स्टूडेंट, आप लोगों को पढ़ाया गया है, कमेंट करके बताइए। पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं? लीजिए, फिर से आ गया यह क्वेश्चन, टाइप हो चुका है 2-3 बार लग रहा है। तो आप लोग याद रखिएगा, पॉपुलेशन, पॉवर्टी एंड पॉल्यूशन। ठीक है। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो नाइट्रोजन का। किसका होता है सबसे अधिक? नाइट्रोजन का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वन आच्छादन के कम होने का मुख्य कारण क्या है? बढ़ती हुई आबादी इसका सबसे प्रमुख कारण है। वन में अगर कमी हो रही है तो उसमें प्रमुख कारण क्या है? तो वन की कटाई। अब वन की कटाई कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। मानव किस लिए कर रहा है? खेती करने के लिए, बचने के लिए, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, कंपनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए। तो जिस वजह से ऐसा हो रहा है। वह पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो जीवाणुओं के द्वारा नाइट्रोजन का परिसंचरण होता है। अगला है, रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिससे कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। मतलब रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया जिससे कीटाणुओं की वृद्धि जो होती है वो घट जाती है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण क्या है? तो हरे पौधे। क्या है? हरे पौधे। आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा कितनी होती है? तो आपका उत्तर क्या होगा? 0 से 1% होती है। नेक्स्ट है, इस पृथ्वी के अपमार्जक कौन है? जीवाणु और कारक, कवक। जीवाणु और कवक इस पृथ्वी के अपमार्जक हैं। कोयला किससे बनता है? संपीड़ित और कठोरकृत जीवभार से। संपीड़ित और कठोरकृत जीवभार से कोयला बनता है। धूम कोहरा में मौजूद आंखों में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा उत्तर होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो आपका उत्तर होगा समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। पारिस्थितिकी प्रणाली क्या होती है? तो जैव प्रणाली होती है। क्या होती है? पारिस्थितिकी प्रणाली कहिए या जैव प्रणाली कहिए, एक ही बात है। ठीक, आगे प्रश्न है नेक्स्ट आपका, वह गैस कौन सी है जो पौधा घर प्रभाव के, मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः क्या कारण है? बढ़ती हुई आबादी। क्या कारण है? बढ़ती हुई आबादी। बहुत अधिक धुएं से भरा कोहरा क्या होता है? धूम कोहरा होता है। क्या होता है? धूम कोहरा। वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार के विकिरणों का अवशोषण किया जाता है? अवरक्त विकिरणों का अवशोषण किया जाता है। आगे है, किसी खेत में सांप और गिद्ध चूहों को खा रहे हैं, यदि उसी खेत में जंगली कुत्ते को छोड़ दिया जाए तो तत्काल परिणाम क्या होगा? गिद्धों की संख्या में कमी हो जाएगी। गिद्धों की संख्या में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। प्रश्न फिर से ध्यान से सुनिए। कह रहा है, किसी खेत में सांप और गिद्ध चूहों को खा रहे हैं, यदि उसी खेत में जंगली कुत्तों को छोड़ दिया जाए तो तत्काल परिणाम क्या होगा? गिद्धों की संख्या में कमी हो जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, कौन सा देश ग्रीन हाउस प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए क्योटो समझौता 1977 से पीछे हट गया था? यूएस से हट गया था। कौन सा हटा था? यूएस से 1977 में। कौन सी मुख्य धातु विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर को वायु प्रदूषक कर देती है? तो सीसा आपका उत्तर होगा। लेड ही सबसे ज्यादा हानि पहुंचाती है। सूर्य की परावैंगनी विकिरण पृथ्वी तक क्यों नहीं पहुंचती है? ओजोन परत के कारण वो पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाती है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो आपको पता होगा रेडियो एक्टिव धार्मिता, रेडियो एक्टिविटी की। ठीक है ना। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस है। ठीक, इस पृथ्वी के अपमार्जक कौन है? जीवाणु और कवक। ग्रीन हाउस प्रभाव वायुमंडल किस गैस को बढ़ाने से पैदा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से होती है। पृथ्वी से टकराने वाले पराबैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है? तो आपका उत्तर होगा ओजोन के कारण होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है,
वातावरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वृद्धि किस घटना के लिए उत्तरदायी है? तो आपका उत्तर होगा ओजोन। वातावरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन की उत्पत्ति अधिक होगी, अगर वृद्धि अधिक होगी तो ओजोन परत में ह्रास होगा। वायुमंडल की ओजोन परत अवशोषण किसको करती है? परावैंगनी किरणों को अवशोषण करती है। जिससे परावैंगनी अवशोषित नहीं हो पाएंगी तो वो धरती पर आएंगी, जिससे क्या होगा, इस त्वचा कैंसर सामान्य हो जाएगा। ठीक है। किस प्रकार के कोयले में 90% से अधिक कार्बन होता है? तो आपका उत्तर होगा एंथ्रासाइट कोयले में 90% से अधिक कार्बन की मात्रा होती है। जिस कोयले में जितनी अधिक कार्बन होगी वो उतना शुद्ध कोटि का कोयला होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन ही ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो भूपृष्ठ तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब आप सभी लोग जान लीजिए कि CO2 की भी मुख्य भूमिका होती है टेम्परेचर को कंट्रोल करने में। ठीक है। तो जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करना है अगर से आपको, तो CO2 की लिए CO2 गैस भी होना आवश्यक है, लेकिन मात्रा इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये जो प्रश्न है वो हमसे पूछ रहा था, यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो भूपृष्ठ तापमान में क्या होगी? अत्यंत गिरावट होगी। क्या होगी? अत्यंत कमी होगी, माइनस में तापमान होगा। ठीक है। माइनस में तापमान होगा तो जीवन भी संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है। उतना ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगा। ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसके द्वारा वायु प्रदूषक होता है वह कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। वो कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वह कहाँ पर स्थित है? तो आपका उत्तर होगा अंटार्कटिका में। ब्रिटिश दल के प्रमुख थे जोसेफ फॉरमैन नामक व्यक्ति ने इस चीज़ की खोज की थी, जो अंतरिक्ष शोध संस्थान के प्रमुख वैज्ञानिक थे। अब अगला क्वेश्चन है, तापी विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषण है या SO2 है। ठीक है। तापी विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषण क्या है? SO2, जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? UNCEDO ने। ठीक है। इसने किया था पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास है भाई यहाँ पे, के लिए कौन सा रासायनिक द्रव्य सबसे अधिक उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव वायुमंडल किस गैस का स्तर बढ़ाने से पैदा होती है? तो आपका उत्तर होगा CO2। ठीक है। लास्ट आपका यही क्वेश्चन था, CO2। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए और पूरे ईमानदारी से इसको नोट बना लीजिए। ठीक है। ताकि भविष्य में आपको इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए। थैंक यू एंड धन्यवाद।